Hello students, today we will read the chapter 7 of history, the first freedom struggle of 1857. एट 1857 की जो लड़ाई थी वो हमारे देश के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रांति थी। पहली स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई जो कि 1857 में लड़ी गई थी। बहुत बड़े लेवल पर ये लड़ाई हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना कर रखा था। बच्चों, ये स्ट्रगल एक ग्लोरियस स्ट्रगल था। हिस्ट्री के इवेंट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट आर्म्ड रिवॉल्यूशन। आर्म मतलब शस्त्र का प्रयोग किया गया था। ऑर्गेनाइज रिवॉल्यूशन था, नेशन वाइड रिवॉल्यूशन था। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वॉज वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल रिवॉल्यूशन दैट इट शुक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इसने अंग्रेज़ों की नींव हिलाकर रख दी थी। भारतीयों ने केंद्र स्तर पर नेशनल प्रॉब्लम्स को रखकर इस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज दिया था। ऑल्दो ये स्ट्रगल अपने मिशन में सफल नहीं हुआ था, भारतीयों को ये महसूस हो गया था कि उनमें अंग्रेजी भेदभाव, अंग्रेज जो थे वो उनके साथ भेदभाव करते थे हर क्षेत्र में। अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने भारतीयों को आगे नहीं आने दिया। भारतीयों को ये रियलाइज्ड हो गया था कि जब तक वे स्वयं जागेंगे नहीं और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, आत्मसम्मान, एकता की भावना जागृत नहीं होगी तो ब्रिटिश उन्हें गुलाम ही बनाकर रखेंगे। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 फ्रॉम द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टू स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। इस क्रांति के पीछे का बैकग्राउंड क्या था? यूरोपियंस हमारे यहाँ आए तब से लेकर 1857 तक। 1857 की क्रांति में कॉमन मैन, इंडिया के कॉमन मैन ने हिस्सा लिया था और रूलर्स ऑफ स्मॉल स्टेट्स, लैंडलॉर्ड्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें बहुत ही जोश से इन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसको इसीलिए फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1857 की घटना जो थी वो एक चिंगारी की तरह थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को किंडल किया, लोगों को जागृत किया। 1857 की स्ट्रगल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सैनिकों ने इस स्ट्रगल में मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था। वो स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। उसके बाद में बच्चों हज़ारों लोगों ने इसमें अपनी जानें दी थी। 15th सेंचुरी के लास्ट में यूरोपियंस हमारे यहाँ ट्रेड करने के लिए आए थे। ये यूरोपियंस कंट्रीज़ सबसे पहले पोर्टुगल, हॉलैंड, फिर उसके बाद इंग्लैंड एंड फ्रांस, इस तरीके से वो हमारे यहाँ आए थे। हमारे यहाँ ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश किए इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में। द ट्रेड सेंटर्स वर मेनली सिचुएटेड ऑन द कोस्टल एरियाज़। ये इसलिए कोस्टल एरियाज़ में सिचुएटेड हुए थे, स्टैब्लिश हुए थे क्योंकि उन्हें वहाँ से आने जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में सुविधा होती थी और ट्रेड करने में भी सुविधा होती थी। इन्होंने सबसे पहले सेंटर बनाया था सूरत को क्योंकि कोस्टल एरिया में सुविधा होती है और उसको फैक्ट्रीज़ कहते थे। इन फैक्ट्रीज़ की किलाबंदी करते थे अपने आप को दूसरी कंपनी के अटैक से सुरक्षित रखने के लिए। ये जो कंपनीज़ थी हमारे यहाँ से सस्ते में सामान खरीद कर ज़्यादा प्रॉफिट में अपनी कंट्री में बेचती थी और इसी वजह से इन कंपनीज़ में आपस में एक रिफ्ट बनी हुई थी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ 1600 एडी में इस्टेब्लिश हुई थी। ट्रेड के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जब अंग्रेज़ इंडिया में आए थे तब मुग़लों का राज था हमारे यहाँ। तब उस वक्त मुग़ल राज कर रहे थे और औरंगज़ेब उस वक्त का एक बहुत ही पावरफुल शासक था। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। इसके बाद मुग़ल साम्राज्य बिखर गया। इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो गए। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमा लिए। कंपनी ने हमारे यहाँ
राजाओं महाराजाओं को पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। कंपनी हमारे इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करने लगी। हमारे यहाँ के राजाओं का धीरे धीरे इंडिया में दो यूरोपियन कंपनीज ज़्यादा पावरफुल हो गई, एक फ्रांस और एक इंग्लैंड। फ्रांस कंपनी हैदराबाद और कर्नाटका साउथ इंडिया में इस्टेब्लिश हो गई। ब्रिटिशर्स और फ्रांस में दोनों में 3 युद्ध हुए, उनमें फ्रांस हार गया था। अब जो 5-6 कंपनीज हमारे यहाँ आई थी वे भी सब चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ अपने अच्छे से पैर जमा लिए और वो सेट हो गई। उसके बाद बच्चों 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। 1764 में कंपनी की और बक्सर की लड़ाई हुई। अवध बंगाल और मुग़ल जब बक्सर की लड़ाई हुई तो इसमें अवध बंगाल और मुग़ल तीनों मिल गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ इन्होंने युद्ध किया, पर ये उसमें हार गए। ब्रिटिश और पावरफुल हो गए। अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब सब जगह सारे चैलेंजेस को खदेड़ते हुए इन्होंने अपना अस्तित्व यहाँ पर जमा लिया। अब कंपनी ने भारत के साथ धीरे धीरे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी वहाँ पर भी अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। नेपाल, बर्मा, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, सिक्किम एंड भूटान पर भी इन्होंने अपने वहाँ पर भी पैर फैलाए, ट्रेड भी कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पर अपना शासन भी शुरू कर दिया। ये क्या करते थे कि सस्ता माल खरीदते थे और महंगे में अपनी खुद की कंट्री में बेच देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को ट्रेडिशनली, सोशली और इकोनॉमिकली सब तरफ से खंडित करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों ने किसानों पर एक टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, लीज जिसको कहते हैं, उसको लगान भी कहते हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। हमारी ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इस तरह से सारा पैसा ब्रिटिश एक्सपोर्ट पॉलिसी से इंग्लैंड जाने लगा। उनका एम था कि इंडिया को ख़त्म करना है, बर्बाद करना है और सब तरफ से और इंग्लैंड को प्रॉस्पर, समृद्ध बनाना है। इसका परिणाम ये निकला कि उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जगह जगह आवाज़ें उठने लगी। 1765 के बीच का और 1856 के जो बीच का समय था उस समय भी भारतीयों ने विद्रोह तो किए थे, पर ये छोटे छोटे विद्रोह अपने अपने स्तर पर हो रहे थे। इससे उसका कुछ मतलब आगे जाके कुछ परिणाम नहीं निकला। इसमें आदिवासियों ने, किसानों ने, जमींदारों ने, सरदारों ने और जिन राजाओं से उनके राज्य छीन लिए गए थे उन सब ने विद्रोह किया। कई जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स ने भी भाग लिया। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि कंपनी फराजीज़ ने भी, जो मुस्लिम के फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी किसानों के शोषण के फेवर में जमींदारों और अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। 1824 में बैरकपुर की रेजिमेंट ने बर्मा जाने से मना कर दिया तो रेजिमेंट को डिसॉल्व कर दिया। कंपनी के सोल्जर्स ने 2 मेजर रिवॉल्ट्स किए थे, 1800 में एट वेल्लोर और 1824 में बैरकपुर। वेल्लोर का विद्रोह टीपू सुल्तान के वंशजों ने किया था,
पर इन सारे विद्रोह के ब्रिटिशर्स निर्दयता से उन्होंने इसको क्रश्ड कर दिया था। 1849 में ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर कंट्रोल कर लिया। गुरु राम सिंह के फॉलोअर्स, उनको जिनको कूका कहते थे, मतलब आवाज़ उठाने वाले, अंग्रेज गाय का वध करते थे, तो उन्होंने इसको बंद करा दिया था। तो अंग्रेज़ों ने कूकास को तोप से उड़ा दिया था। इस विद्रोह में जगह जगह के आदिवासियों ने शस्त्रों के साथ ही विद्रोह किया। अंग्रेज़ों की प्रशासनिक, न्यायिक और लैंड रेवेन्यू नीतियों को लेकर असंतोष था। अंग्रेज़ों ने जंगलों पर कब्जा करके आदिवासियों को वहाँ से डिस्प्लेस्ड कर दिया। यहाँ तक कि आदिवासियों के शोषण में लैंडलॉर्ड्स, बिजनेसमैन और मनी लेंडर्स का भी हाथ था। अब क्या था बच्चों कि ये सारे जो अपराइजिंग्स थे उसमें अलग अलग जगह जो थे, अलग अलग जगहों पर सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश, गन्स एंड खोंड्स ऑफ उड़ीसा, ये सब आदिवासियों की जाति थी। कोलास, छोटा नागपुर के मीनाज, राजस्थान के बंगाल और बिहार के संथालास, नॉर्थ ईस्ट के खासीज। इसके अलावा जो कुछ रिवॉल्ट्स थे वो नॉन ट्राइब लोगों के द्वारा भी किए गए थे। तमिलनाडु, उड़ीसा, त्रावणकोर, पूना, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी ये सब विद्रोह हुए थे। ये सारे अपराइजिंग्स जो थे वो लोकल थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसलिए अंग्रेज़ों ने उनको बहुत ही आसानी से क्रश्ड कर दिया था। अब बच्चों, हम ये जो क्रांति थी, इस क्रांति के क्या रीज़न्स थे, ये क्रांति क्यों हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला रीज़न जो था वो था पॉलिटिकल रीज़न। तो 1850 मतलब पॉलिटिकल जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके पीछे जो सारे इम्पोर्टेंट रीजंस थे वो हम पढ़ेंगे बच्चों। पर इसमें जो क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 3 इसके रीज़न लिखो। 4 में भी आ सकता है, तो 4 रीजंस भी लिखने होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल रीज़न। अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी पॉलिटिकल पॉलिसी लाए जिससे कि इंडियंस में बहुत ही ज़्यादा असंतोष जागृत हुआ लैंडलॉर्ड्स और जमींदार में। ब्रिटिशर्स को टेरिटोरियल एक्सटेंशन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट लॉर्ड वेलेस्ली एक स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस, मतलब कि सहायक संधि। अंग्रेज़ों ने इंडियन रूलर्स को गलत तरीके से अपने अंडर में कर लिया। फिर लॉर्ड डलहौजी आया, वो भी अपनी नीति लेकर आए, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, हड़प नीति। कोई भी राजा महाराजा की अगर उसकी स्वयं का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में ऐसे साम्राज्यों को अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि अवध के नवाब को जो उपाधियां दी गई थी वो उनसे छीन ली गई। ब्रिटिशर्स ने जिन भी स्टेट्स पर कंट्रोल करा, वहाँ के सोल्जर्स, क्राफ्ट्समैन और जो और भी दूसरे लोग थे जो व्यापार से जुड़े थे, वो सब अंग्रेज़ों की इन नीतियों से प्रभावित हुए थे, वे बेरोजगार हो गए थे। उसके बाद में अब हम जो है वो दूसरा रीज़न जो था इसका वो ये था कि अटैक ऑन बच्चों, दूसरा रीज़न इसका ये था कि रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, कल्चरल एंड इट्स ट्रेडिशंस। इन्होंने क्या किया कि अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेजेस और कल्चर एंड इट्स ट्रेडिशंस, इंडिया की लैंग्वेज, भाषा, कल्चर, हमारी संस्कृति और परंपराओं पर भी अटैक कर दिया। लॉर्ड मैकॉले ने भारतीय संस्कृति शिक्षा की नीति पर अटैक किया। वो इंडियन शिक्षा और हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के अगेंस्ट था। वो अंग्रेजी को सुपीरियर और फाइनेस्ट लैंग्वेज समझता था। वो अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य और लर्निंग में विश्वास करता था।
लॉर्ड मैकॉले का एम खुद का स्वार्थ साधना था कि वो भारतीयों को अंग्रेजी सिखाकर एक ऐसा वर्ग तैयार करे जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनको हेल्प करे। वो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी था। उसने हमारे यहाँ जो किताबें ट्रांसलेट हो रही थी उनके ऊपर उसने रोक लगा दी। ये जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हमारे यहाँ ओरिएंटल एजुकेशन जो थी वो कंसीडर्ड इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी एज एन अटैक ऑन देयर कल्चर, ट्रेडिशंस एंड लैंग्वेज एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। तो जो फॉलोअर्स थे हमारे यहाँ पर उन्होंने इसका विरोध किया। अब बच्चों अगला था इकोनॉमिक रीज़न, आर्थिक कारण। द लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी ने किसानों पर आफत खड़ी कर दी थी। हैवी टैक्सेस की वजह से किसान मनी लेंडर्स के चुंगल में फंसता चला जा रहा था और कर्जदार होता जा रहा था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने किसानों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, तो वो टैक्स किसान नहीं चुका पा रहा था तो कर्ज लेता जा रहा था। और अंग्रेज़ी तैयार माल हमारे यहाँ बेचने और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हमारे यहाँ की कॉटेज इंडस्ट्रीज़, हैंडलूम की और हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म करने लगे थे। वो क्या करते थे, अंग्रेज तैयार माल खुद की कंट्री से मंगवाते थे और हमारे यहाँ बेचते थे, हमारे यहाँ का कच्चा माल खुद की कंट्री में बेचते थे। बच्चों अब नेक्स्ट है सोशल एंड रिलीजियस रीज़न, सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेज़ों को की सामाजिक और धार्मिक नीतियों के कारण भारतीयों के मन में यह डर बैठ गया था कि अंग्रेजी सरकार उनके धर्म और उनकी परंपराओं को ख़त्म कर रही है। मेजर एडवर्डन का यह स्टेटमेंट था कि द अल्टीमेट एम ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज टू मेक इंडिया क्रिश्चियन कंट्री। वो भारत को एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता था। हमारे यहाँ की जो कुछ सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको हटाने के लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए। भारतीय समझते थे कि ये सब वो जो कर रहे थे उनके साथ उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे, उनको ऐसा लगता था। क्रिश्चियन धर्म का प्रचार हिंदुओं की ईसाई में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार हो रहा था, हिंदुओं को ईसाई में परिवर्तन किया जा रहा था। क्रिश्चियन शिक्षा, ये सब आदि ये सारे कारण थे भारतीयों के असंतोष के। बच्चों अब नेक्स्ट जो था वो रीज़न था, फिफ्थ रीज़न के डिस्कॉन्टेंट अमंग सोल्जर्स, सैनिकों के बीच में असंतोष। सैनिकों में अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ के विरोध में असंतोष भरा था। अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ पूरी सेना बना ली थी और उस सेना में ज़्यादातर भारतीय होते थे। वे पूरी तरह भारतीय सैनिकों पर ही निर्भर थे। भारतीय सैनिकों के साथ अनफेयर और भेदभाव वाला व्यवहार किया जाता था। भारतीय सैनिकों को उच्च पद पर प्रमोशन नहीं दिया जाता था। उनका पैसा भी कम दिया जाता था यूरोपियंस की तुलना में। यूरोपियन ऑफिसर्स भारतीयों को नीचा देखते थे, उनसे घृणा करते थे। भारतीयों को अपनी कुछ धार्मिक सोच थी कि वे समुद्र के पार नहीं जाएंगे, पर उनको ज़बरदस्ती भेजा जाता था। तो बच्चों भारतीय सैनिक भारतीय समाज का इम्पोर्टेंट पार्ट थे, इसलिए रूलर्स, लैंडलॉर्ड्स, क्राफ्ट्समैन उससे अफेक्ट हुए थे। भारतीय सैनिकों को तिलक नहीं लगाने दिया जाता था, उनको चोटी नहीं रखने दी जाती थी, मूछ और दाढ़ी भी नहीं रख सकते थे। इन सब से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। उसी समय एक राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके कारतूस में गाय और पिग की चर्बी होती थी, तो उस कारतूस को जब राइफल में लोड करना पड़ता था तो उसका कॉर्नर दांतों से काटना पड़ता था। तो भारतीय सैनिक उसका प्रयोग नहीं करना चाहते थे। एक क्रांति का ये 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बन गया था। और इमीडिएट रीज़न जो था वो हम पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था बच्चों। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रीज़न ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिससे 1857 की क्रांति शुरू हुई।
29 मार्च 1857 को एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे, उसने इस लार्डेड राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया। और इनफैक्ट और उसने क्या करा कि यूज़ करने से तो मना कर ही दिया, और एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसने शूट भी कर दिया मंगल पांडे ने। तो मंगल पांडे को अरेस्ट किया अंग्रेज़ों ने, और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी पर चढ़ा दिया। मंगल पांडे सबसे पहले बलिदान करने वाले सैनिक थे। अंग्रेज़ों ने इस तरह से सैनिकों की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, और ये बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल की घटना थी, और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, और यही एक तत्कालीन कारण क्रांति का बना। तो बच्चों, अब हम फ्रीडम स्ट्रगल के मेजर इवेंट्स, मतलब कि कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली घटना मंगल पांडे वाली हुई थी, फिर 29 मार्च को घटना हुई थी ये, और 8 अप्रैल को फांसी लगा दी गई थी। अब आगे की घटनाओं को हम समझेंगे। अब ये जो घटना हुई थी वो मेरठ के कंटोनमेंट एरिया में, मेरठ की छावनी में, छावनी वो जगह होती है जहाँ सैनिक निवास करते हैं। मेरठ में जैसे जैसे बैरकपुर वाली घटना जब वहाँ पहुँची, लोगों को, वहाँ के सैनिकों को जब पता पड़ा, तो वहाँ पर 85 सोल्जर्स ने इस बुलेट को यूज़ करने से, इस राइफ़ल को यूज़ करने से मना कर दिया। तो 9 मई 1857 को उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, और 10 मई को वे जेल को तोड़कर दिल्ली पहुंच गए, और वहाँ का जो शस्त्र केंद्र था उसको लूटकर उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को भारत का शासक घोषित कर दिया। यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। ये चिंगारी जो थी वो बैरकपुर में लगती है और आग दिल्ली में भड़की। तो बच्चों, 1857 की क्रांति 10 मई को बैरकपुर से शुरू हुई, क्योंकि इसमें रिवॉल्यूशनरीज केम फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड वे टू ब्रिटिशर्स। अभी क्या हुआ, ये जो प्लान वे टू चैलेंज ब्रिटिशर्स को चैलेंज करने के लिए ये युद्ध की शुरुआत हुई। अब ये दिल्ली वाली खबर आग की तरह चारों तरफ फैलने लगी। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों कि अवध, कानपुर, रुहेलखंड, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, जोधपुर, इंदौर, नीमच, ग्वालियर और भी बहुत सारी जगह से लोग इकट्ठे हो गए। इसमें भारत के लोगों ने एक होकर आगे आए। हिंदू और मुस्लिम मिलकर आगे आए। उन्होंने हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर वे आगे बढ़े। इस क्रांति का सिंबल था ब्रेड और लोटस। किसान और आर्टिशंस ने इसमें खुलकर भाग लिया। आम आदमी ने ब्रिटिश कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिस और पुलिस स्टेशन पर हमला किया। ये राजनीतिक घटना थी, क्योंकि इसमें आम आदमी ने भी भाग लिया था। ये राष्ट्रीय घटना थी, क्योंकि इसमें आम आदमी ने भी भाग लिया था। अब इस क्रांति में किसानों ने इस क्रांति का नेतृत्व किसने करा। बच्चों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जगह जगह क्रांति हुई तो उस क्रांति का नेतृत्व करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया। नाना साहेब ने कानपुर से, जो कि कानपुर के पेशवा थे, और तात्या टोपे के नेतृत्व में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व कर रही थी। लुधियाना से सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स लीड कर रहे थे। उसके बाद में अंग्रेज़ों का सामना बेगम हज़रत महल से लखनऊ में हुआ। इस पूरी लड़ाई में हिंदू मुस्लिम हाथ से हाथ मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे, पर अंग्रेज़ दोनों के बीच में खाई बनाना चाहते थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अब आगे क्या होता है, सितंबर 1857 में अंग्रेज
दिल्ली पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये लड़ाई ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। 1858 लखनऊ पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। 1858 में बेगम हज़रत महल सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल चली जाती हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है कि जो हमारा ये जो रिवॉल्ट था 1857 का, वो नॉर्थ इंडिया तक ही उसकी सीमा थी। एक्चुअली ये जो रिवॉल्ट था वो आज के महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, पांडुचेरी और सतारा, कोल्हापुर, पुणे, मुंबई, ये सब जगह यहाँ पर ये सब इस क्रांति के अफेक्टेड एरियाज थे। और कडप्पा एंड विशाखापट्टनम, ये कोस्टल एरिया भी था, नेल्लोर, ये भी इस रिवॉल्ट से अफेक्टेड थे। उसके बाद में ये देयर वॉज एन ओपन रिवॉल्ट, ये जो मैसूर, धारवाड़, बीजापुर, बेलगाम, इन कर्नाटका, इन्होंने भी खुले रूप से अंग्रेज़ों का विरोध किया। और द ब्रिटिश वर ओपनली चैलेंज्ड इन चेन्नई में, और चिंगलपुर, नर्दन अतकर, सेलम, तंजौर, मदुराई, कोयम्बटूर, तिरुनवल्ली, यहाँ पर सब खुले रूप से अंग्रेज़ों का विरोध हुआ। ये जो क्रांति थी वो इसमें मतलब कि ये हुआ कि सोल्जर्स जो थे उन्होंने इसमें सैनिकों ने, कॉमन लोगों ने, सबने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और लोग जो थे वो गांव वाले जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा उन्होंने अंग्रेज़ों आतंकित करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों ने प्रिजनर्स को पब्लिक प्लेस पे हैंग करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा मानना था कि इसमें करीब 3 लाख लोग इस रिवॉल्ट के अंदर मारे गए थे। अब क्या था बच्चों की द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अब हम इस क्रांति की असफलता के क्या कारण थे उनको पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रगल था इसके बहुत पॉजिटिव आउटकम्स तो नहीं आए, बट ये अंग्रेज़ों की मतलब अंग्रेज़ों की नींव को इन्होंने हिलाकर रख दिया था। और स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी, नींव का पत्थर रखा जा चुका था। तो सबसे पहला रीज़न था लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों क्या था कि लोगों में एकता नहीं थी, सारे लोग संगठित नहीं थे। लोगों का मानना था कि जिस क्षेत्र में प्रॉब्लम है वो ही अपनी लड़ाई लड़े। ऐसे कई राज्य थे जो अंग्रेज़ों के साथ में, लॉर्ड कैनिंग ने तो उस वक्त ये कह दिया था कि अगर भारत में यूनिटी होती तो शायद वो 1857 में ही उनको भारत छोड़ना पड़ता। पर रिवॉल्ट की कोई प्लानिंग भी नहीं थी, इसकी वजह से हम असफल रहे। दूसरा रीज़न था लैक ऑफ लीडरशिप। ये असफलता का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि कोई भी पावरफुल लीडर नहीं था, अपने अपने हिसाब से लोग लड़ रहे थे। तीसरा रीज़न था ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वीपन्स। ये भी एक अच्छा कारण है कि इसमें लोगों के पास हमारे यहाँ पर अपडेटेड वीपन्स नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, और अंग्रेज़ों के पास तो बिल्कुल बंदूकें और राइफल्स वगैरह सब थी। हमारे सैनिक हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल और पुराने जो हथियार थे उससे लड़ रहे थे, भाला, बर्छी, लाठी, तलवार से लड़ रहे थे। अंग्रेज मॉडर्न अपडेटेड हथियारों से लड़ रहे थे। उसके बाद बच्चों फ्यूडल फीचर क्या था कि जागीरदारी सामंती व्यवस्था। इसमें 1857 की क्रांति में एक तरफ अवध, रुहेलखंड, नॉर्थ इंडिया के इन्होंने अंग्रेज़ों को चैलेंज किया, और दूसरी तरफ पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ का कारण था इस क्रांति के असफल होने का। फिर उसके बाद में एक रीज़न था कि अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह सेकंड जो था वो उसको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। वो बिल्कुल ही अनअवेयर थे उनको। और एक तो वो उम्र में भी ज़्यादा थे, वो बुज़ुर्ग थे, तो उनको इस क्रांति के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। उन्होंने लेफ्टिनेंट हडसन ने उनको गिरफ्तार कर लिया और बर्मा के रंगून जेल में उनको डाल दिया। उसके बाद 6th रीज़न था कि प्रीमेच्योर आउटब्रेक एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन।
क्या हुआ कि ये जो क्रांति थी इसका ये भी बहुत इसकी फेलियर होने का ये मेजर कारण है, क्योंकि ये समय के पहले ही ये क्रांति शुरू हो गई थी। और ये क्रांति जो थी, देयर कुड हैव बीन बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस हैड दिस रिवॉल्ट बीन, अगर ये ऑर्गेनाइज तरीके से ये क्रांति होती और प्लान्ड तरीके से ये क्रांति होती तो शायद ये सक्सेस हो जाती। और इसका कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं था। कम्युनिकेशन मतलब कि इसका प्रचार करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी, तो इसमें भी हम पीछे रहे और इसकी वजह से ये क्रांति हमारी बहुत ही ज़्यादा हम पीछे रह गए इसमें। अब ये लोकलाइज्ड रिवॉल्ट था। ये जो क्रांति थी ये लोकल इश्यूज़, इंडिया मासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। इसमें क्या हुआ कि भारत के बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। उन्हीं लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था जो अंग्रेज़ों की नीतियों से प्रभावित हो रहे थे। उसके बाद नो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों, हमारे यहाँ हर जगह जगह के लोग अलग अलग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, तो इस क्रांति के असफल होने का एक मेन कारण ये भी था कि हमारे पास सिंगल कॉमन लैंग्वेज नहीं थी भारतीयों के बीच में, और अंग्रेज़ों के पास में अपनी उनकी एक लैंग्वेज थी, एक ही लैंग्वेज थी इंग्लिश, और ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो सिर्फ इंग्लिश में कम्युनिकेट करते थे, तो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती थी। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इट्स फीचर। तो इसमें क्या हुआ बच्चों कि ये जो था इस स्ट्रगल का इम्पोर्टेंस जो था वो फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का जो एक अपना अलग ही महत्व था। इसका क्या महत्व था इस क्रांति का कि ये क्रांति सफल नहीं हुई, पर दिस शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। इसने अंग्रेज़ों की नींव को हिलाकर रख दिया। उनको लगा कि इतने छोटे लेवल पर जब ये क्रांति हुई है तो मतलब उनको ये लगा कि ये कुछ जो उन्होंने क्रांति की थी फिर भी उनके पास नहीं कुछ सुविधाएं होते हुए भी इन्होंने हमारे लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। हमें यहाँ से उनको ये लग रहा था कि कहीं हमें उन्हें वहाँ से जाना ना पड़ जाए भारत छोड़ के। तो अब अंग्रेज़ों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करे, उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और गवर्नेंस, उन्होंने अपने यहाँ का जो शासन चला रही थी उसको उन्होंने बदला। क्रांति के बाद 1858 में एक एक्ट लाया गया जिसके अकॉर्डिंग भारत की शासन व्यवस्था को बदला गया, शासन व्यवस्था को उन्होंने चेंज किया गया। इसमें एक बात और कि 1857 के बाद लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो बच्चों ये इस क्रांति के बाद क्या क्या चेंजेस आए। 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक एक्ट पास हुआ कि अब जो शासन व्यवस्था है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में जाएगी। अब ब्रिटिश महारानी जो है वो रूल करेगी। 1858 में आर्मी का भी रिकंस्ट्रक्शन हुआ। अब उन्होंने कहा कि इंडियंस को बड़ी बड़ी पोस्ट पर नहीं लाना होगा क्योंकि वो भारतीयों पे से उनका विश्वास उठ गया था कि कहीं ये वापस विद्रोह न कर दे। पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट, पहले अंग्रेज राज्यों को अंग्रेजी में, पहले हमारे यहाँ के राज्यों को अंग्रेजों अपने राज्य में मिला लेते थे, तो वो डलहौजी की लैप्स पॉलिसी भी अब नहीं रहेगी। जमींदारों के प्रति सिंपैथी दिखाने लगे। ब्रिटिश इतिहासकार क्या कहते थे कि वो इस क्रांति को म्यूटिनिटी ऑफ सोल्जर कहते थे। वो ये कहते थे कि ये क्रांति जो थी वो म्यूटिनिटी ऑफ सोल्जर्स कहते थे, यानी कि सैनिकों का विद्रोह। लेकिन भारतीय इतिहासकार वीडी सावरकर ने कहा था कि द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उन्होंने इस टाइटल से बुक भी लिखी थी और उन्होंने ये कहा था कि दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम।
अब क्या था कि ये जो फर्स्ट स्ट्रगल जो थी वो 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों और ऑफिसर्स के बीच में शुरू हुई थी, क्योंकि अपन ने ये किस्सा पहले पढ़ लिया था। उसके बाद में बहादुर शाह जफ़र को दिल्ली भारत का शासक घोषित कर दिया गया था। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। सैनिक जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और आम आदमी भी इसमें हिस्सा ले रहा था। सड़कों पर लोग उतरने लगे थे, भाले तलवार लकड़ियां ले लेकर, और द फियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूलर्स एंडेड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ, लोगों के मन में सारा डर ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये लोग इकट्ठे हो गए थे, सैनिक इकट्ठे हो गए थे, फार्मर्स, आर्टिशंस, लैंडलॉर्ड सब अंग्रेज़ों के खिलाफ सड़कों पर आ गए थे। उन्होंने खुले रूप से अपना विरोध प्रदर्शित किया था। हमारे यहाँ पर ये हुआ कि जो कास्ट हिंदू और मुस्लिम जो थे वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, और ये जो स्वतंत्रता की क्रांति थी वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए 1857 की जो क्रांति थी वो आने वाली जनरेशन के लिए उसने लोगों के मन में बहुत ही राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की थी, और आने वाली जनरेशन के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत बनी। उसके बाद में अब हम इस क्रांति के जो मेन फीचर्स थे वो उससे ये हुआ कि इंडियन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, भारतीयों को ये पता लग गया कि एकता क्या होती है। इसलिए उन्होंने आपस में सबने एकता बनाए रखी और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बना के रखा उन्होंने। और ये इसी तरह से 1857 की जो क्रांति है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रांति है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि इस क्रांति के अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे उसमें थे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने इसमें बहुत ही उत्साह से इसमें भाग लिया था, बहुत ही मतलब बिल्कुल बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया था। उसमें सबसे पहले थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 को उन्होंने उस लार्डेड कार्ट्रिज जो थी, राइफ़ल जो थी, उसको यूज़ करने से मना कर दिया था, और उन्होंने गुस्से में एक सैनिक को मार दिया था और उनको अरेस्ट करके फांसी की सज़ा दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। अब बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो लास्ट मुग़ल एम्परर थे, और 10 मई 1857 को मेरठ के कंटेनमेंट जो था वहाँ पर दिल्ली तक लोग मार्च करते हुए आए, और ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ सैनिक वहाँ पर आए, और उन्होंने वहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र को अपना भारत का शासक घोषित कर दिया। उनकी बहादुर शाह की ज़फ़र की उम्र ज़्यादा होते हुए भी उन्होंने लीडरशिप को स्वीकार किया, और बहुत ही जोश से उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया, और उन्होंने इस क्रांति को और बाहर फैलाने के लिए उन्होंने अलग अलग शासकों को उन्होंने खुद व्यक्तिगत पत्र लिखा, पटियाला, ग्वालियर, कश्मीर और राजपूत राजाओं को उन्होंने कि वो इस क्रांति में भाग लें। और फिर क्या हुआ कि दिल्ली में सैनिकों ने अपना कब्ज़ा कर लिया, और भी बहुत सारी जगह। तो लॉर्ड कैनिंग जो था उसने ये डिसाइड किया कि ये जो दिल्ली का विद्रोह है उसका दमन कर दिया जाए। तो उसका बहादुर शाह की जो सेना थी उन्होंने बहुत ही वीरता से उसका सामना किया, पर वो हार गए। ब्रिटिश अरेस्टेड बहादुर शाह, और उनको ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह को अरेस्ट करके और रंगून की जेल में उन्होंने 1862 में उनको डाल दिया। अब है नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई। 1854 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई थी, गंगाधर राव की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अपना खुद का पुत्र नहीं था, तो उन्होंने जिस पुत्र को गोद लिया था उस पुत्र को ब्रिटिश ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बहादुरी से अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा, और कालपी में, और उसके बाद में तात्या टोपे ने उनकी हेल्प करी। हुरोज जो थे
उन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों की पनाह में अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया, और उनकी बहादुरी की कहानी किस्से हम पढ़ते ही हैं। नेक्स्ट थे बच्चों तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे वो भी एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। 1857 में उन्होंने पेशवा फैमिली की लॉयल्टी ली थी। तात्या टोपे जो थे वो देशभक्त थे, बहादुरी के लिए अपनी उनकी स्किल्स थी, उनकी जो अपने तरीके थे उनकी स्ट्रेटेजी के, उसके लिए, और उसके बाद में वो गोरिल्ला युद्ध के लिए भी मशहूर थे। तो ये सब चीज़ों के लिए उनका बहुत नाम था। तो नाना साहेब पेशवा जो थे, द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाना साहेब पेशवा मिलिट्री कैंपेन वॉज द शोल्डर्स ऑफ तात्या टोपे। के कंधों पर उन्होंने सारी जवाबदारी दे दी थी नाना साहेब पेशवा ने। उसके बाद तात्या टोपे ने ग्वालियर को वापस लेने के लिए रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद में तात्या टोपे गुरिल्ला के युद्ध में अपने आप को उन्होंने एंगेज करके रखा, और उन्होंने बुंदेलखंड में अपनी एक सेना तैयार की ब्रिटिशों का सामना करने के लिए। पर वो ब्रिटिशर्स के द्वारा धोखे से उनको अरेस्ट कर लिया गया जंगलों के अंदर, और शिवपुरी में 18 अप्रैल को 1859 में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। उसके बाद बच्चों नाना साहेब वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट सोल्जर। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैनिक थे फ्रीडम स्ट्रगल के। उन्होंने ही वॉज द अडॉप्टेड, बाजीराव के वो गोद लिए हुए पुत्र थे, बाजीराव पेशवा द्वितीय के बिठूर में। और उसके बाद में बाजीराव पेशवा जो थे वो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज़ टू ग्रांट ए टाइटल और पेंशन। उनको नाना साहेब की वो जो पेंशन और टाइटल वगैरह सब उनसे छीन लिया। नाना साहेब जो थे वो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी का सामना किया कानपुर में, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ वो पेशवा, उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। और तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला वर हिज लॉयल आर्मी चीफ्स। उनके बहुत ही वफादार तात्या टोपे और अजीमुल्ला जो थे नाना साहेब के वफादार चीफ थे आर्मी के। बेगम हज़रत महल जो थी वो अवध के नवाब की एक विधवा थी, और जब एक बार विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम जो थी उन्होंने बहुत ही मतलब अपने आप को उन्होंने बहुत ही एनकरेज करके रखा था, और उन्होंने अपने आप को हर माइनर सन बिरजीज खदर एज नवाब ऑफ अवध, उन्होंने अपने जो गोद लिया हुआ पुत्र था उसको अवध का नवाब घोषित कर दिया था। एंड ऑर्डर्ड हर सोल्जर्स टू अटैक द ब्रिटिश रेसिडेंसी, और उसने अपने सैनिकों को लखनऊ की ब्रिटिश रेसिडेंसी पर अटैक करने के लिए बोला। उन्होंने शाहजहाँपुर में भी विद्रोह किया था, तो जब उनको ये लगा कि वो हार रही हैं तो वो नेपाल चली गईं। तो और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले। कुंवर सिंह, अहमदुल्ला, उसके बाद रांगा बीजू जी, सोनाजी पंडित, भीमराव मुंडगिरी, अन्नाजी फडणवीस और गुलाम गौस। बच्चों अब ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।